ये पूरा मामला पिछले जून से शुरू हुआ था 2021 में, और हम लोग लगातार चूँकि काम कर रहे हैं और कुछ मामले ऐसे हैं कि इसमें खनन का भी मामला है और तमाम चीज़ें हैं। प्रशासन को ये लगता है कि आप लिखे पढ़े नहीं, तो वो सीधा टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन एक उसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं कि इसमें आपको चक्रव्यूह में कैसे घेरा जाएगा और कैसे आपका सोशल जो करैक्टर है उसको डेमोलाइज किया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि जून से मैं लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था। यहाँ पे अमरोर एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे खदान का मामला था। तो वो रिपोर्टिंग करते करते फिर किसान आगे आ गए, वहाँ की महिला प्रधान आगे आई, प्रवीण सिंह प्रिया नाम था। तो उस महिला ने भी जब मोर्चा खोला तो खदान संचालक और सीओ जो इस वक्त मौजूद हैं, सीओ सदर सत्यप्रकाश शर्मा, इन्होंने मामले को मैनेज कराने के लिए गाँव में पंचायत लगवाई। और अभी बसपा से प्रत्याशी रहे आपके उसमें विधानसभा तिनवारी से जयराम सिंह, वो चुनाव हार गए और उसमें वो खदान संचालक के साथ 5% के पार्टनर थे। पंचायत हुई तो प्रधान पीछे चली गई। अब कुछ किसान ऐसे थे जिनकी खेतों से गाड़ियाँ निकाली जा रही थी और ये ओवरलोडिंग ट्रैफिकिंग होती थी। तो उन्होंने हमसे लगातार बातचीत करी और फिर हम लोग गाँव गए, मौके पे देखा जाके। तो एक अभी फिर खंड नंबर 8 शुरू हुआ। उसमें क्या हुआ कि एक दिन हम अचानक से गए तो वहाँ का किसान है चुन्नू सिंह, तो उसने बोला, सीधे सीधे बोला, वो यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड है अभी भी। तो इन्होंने बोला कि सर यहाँ पे जो बंसल हैं, पहले वो पलानी डेरा में भी खदान चलाते थे और डम भी चलाते रहे। तो बोले कि बंसल पार्टनर हैं, बंसल साहब हमसे कह रहे हैं कि यार खदान के चक्कर में मत पड़ना और नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो जब वो उसने बताया, हमने पूछा कि ऐसा क्या है कि ठीक नहीं होगा, तो बोले कि उन्होंने सीधे सीधे कहा बंसल साहब ने कि इसमें जो है आप समझ नहीं रहे हैं किसका ये ठेका है। तो उन्होंने सीधे सीधे राजनाथ सिंह का नाम लिया। अब राजनाथ सिंह का मतलब पूरी सरकार का शामिल होना। तो बोला कि तहसीलदार ने कहा है कि नदी में जहाँ भी बालू है वो हमारी है और बीच में मत आना, नहीं मैं इतने मुकदमे लगवाऊंगा कि तुम लोगों के दिमाग सही हो जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उस वीडियो को बिना कट किए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया और वो वीडियो चल गया। जब चल गया तो बात कहीं ना कहीं डीएम और एसपी तक पहुंची। तो इन्होंने जो है फिर मुझको सीधे सीधे टारगेट करना शुरू किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि मैंने 2 प्रोटेस्ट करा दिए इस बीच में, और चुनाव आने ही वाला था, पीक सीजन था चुनाव का। तो एक प्रोटेस्ट हमने विधानसभा के सामने कराया फार्मर्स का, और एक प्रोटेस्ट हमने नरेंद्र मोदी जी की रैली में महोबा में करा दिया। तो जैसे ही ये प्रोटेस्ट हुआ लखनऊ वाला, तो बस इन्होंने सीधे सीधे कौन लेके गया था, किसने भेजा था, मेरा मोबाइल नंबर सब लांच लगा दिया। फिर 14 नवंबर को पहले पुलिस आई, तो उसने मेरी गैर हाजिरी में माता जी से, भैया से कि इनका माफ रिसोर्स क्या है, कहाँ से कमाते हैं। लौट के मैं आया तो जब मुझे पता चला तो मैं 15 को कोतवाली गया। तो कोतवाली में मैंने कोतवाल साहब से पूछा, मैंने कहा आप घर क्यों गए थे? तो उन्होंने बोला कि शासन ने इंक्वायरी मांगी है। तो हमने अपना पूरा बायोडाटा जो था, और उस बीच में मेरे ऊपर जो भी केस लगे, धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट के, जिस सोशल, वो भी सोशल काम करते हुए, तो मैंने सबका ब्यौरा दिया। और हमने कहा सभी केसों में एफआईआर लगा है, फाइनल रिपोर्ट लगा है, एक केस चार्जशीटेड है। तो इन्होंने केवल एक केस को आधार बनाया और क्रम संख्या देखा कि इसके ऊपर 6 मुकदमे लगे हुए हैं। तो उन्होंने मेरा हिस्ट्री शीट खोल दिया। इसकी जानकारी मुझे 5 जनवरी 2022 को तब मिली, जब मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा था। शाम के कालू पुलिस चौकी का सिपाही उमेश गौर घर आता है, तो बोला कि आशीष भाई आपको जानकारी है आपके साथ क्या हुआ है? तो मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम। तो उसने अपना मोबाइल खोला, फिर मोबाइल पे लिस्ट को दिखाया, बोला ये मोबाइल नंबर आपका है? मैंने कहा हाँ मेरा है। तो बोले आपका हिस्ट्री शीट खोल दिया गया है। तो हमने 5 को वो आया, मैंने 6 को RTI फाइल कर दिया। तो हमने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ और कर दे, मेरे ऊपर गैंगस्टर वगैरह या ऐसा कुछ कर दे फर्जी मुकदमे में, और मैं अगर अंदर चला गया तो फिर घर में कोई पैरवी करने वाला नहीं है। तो इसके बाद 2 दिन तक मैं दबाया रहा। तो मैंने फिर ये बात अमर उजाला के रिपोर्टर को बताई, हमजा भाई को। तो उन्होंने कहा कि आशीष भाई ऐसा है कि आप इसको एक्सपोज कर दीजिए, और दबाए रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हमने इसको सबसे पहले सोशल मीडिया पे डाला, फेसबुक पे और ट्विटर पे डाला और व्हाट्सएप पे डाला। इसके बाद हमने इसको सर्कुलेट कर दिया सब जगह। सीओ से फिर बाहर के लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा, कुछ पब्लिक डोमेन के लोगों ने पूछा। तो उन्होंने सीधे सीधे बोला मुझको कोई जानकारी नहीं है। मतलब मुझे जानकारी है, एसपी ने हिस्ट्री शीट खोल दिया और सीओ को जानकारी नहीं। इस बीच में मैं, पिताजी और तमाम पब्लिक के लोग, कुछ डीडीसी जो नरैनी क्षेत्र से ही थे जहाँ मैं पहले काम करता रहा, वहाँ से निकल के आए। तो उन्होंने जाके डीआईजी साहब से बात किया। डीआईजी साहब ने कहा हमें आए हुआ अभी 3-4 दिन हुआ है,
और आप हमें 1 महीना दीजिए, हम जाँच करवा रहे हैं। लेकिन 1.5 महीना हो गया, DIG साहब ने कुछ नहीं किया। SP साहब के पास हम गए तो SP साहब ने भी सीधे सीधे बोला कि आप तो सरकारी कर्मचारियों के साथ में मारपीट करते हैं। तो मैंने कहा सर कोई एक बंदा बताइए जिसके साथ मारपीट किया हो। तो उन्होंने फट से इनका नाम लिया, नंदलाल शुक्ला। तो मैंने कहा कि उस वक्त के अधिकारी CO सिटी उस वक्त राघवेंद्र सिंह थे और आकाश सचान सिविल लाइन चौकी प्रभारी था, DM उस वक्त DP गिरी थे, हमने कहा गंगाराम गुप्ता ADM थे। उनकी आख्या पढ़ लीजिए और इसके बाद में उस वक्त जो पत्रकार मौजूद रहे, और हम फाइल दिखा देते हैं आपको, आप उसमें ये कहीं से सिद्ध कर दीजिए कि हमने मारपीट किया था कि उन्होंने मारपीट किया था। हमने कहा ये अलग बात है कि FIR हमारे ऊपर भी हुआ, उनके ऊपर भी हुआ, और अगर वो हमने गलत किया है, अगर सरकार की संपत्ति बचाना गलत है तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनती है। एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में पत्रकारों से इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया और सीधे सीधे बोले कि इन्होंने क्या किया कि 4 बंदों पे NSA लगाया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और उसमें 5वां नाम इन्होंने इनडायरेक्ट रूप से मेरा लिया। बोले कि जिन व्यक्तियों से लोक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को खतरा होता है उसके ऊपर NSA लगाया जाता है और मैं ये कार्रवाई जल्दी करूँगा। तो जब मुझे ये वीडियो मेरे एक पत्रकार साथी ने दिया लोकल में, तो मेरा कान खड़ा हो गया। मैंने कहा यार ये क्या करने जा रहे हैं। तो फिर मैंने इस चीज़ को साथियों में, ट्विटर पे, जहाँ जहाँ मैं कर सकता था, मैंने एकदम से आक्रामक होकर के कि अब मेरे ऊपर हमला होने वाला है इस तरह का, तो वो चीज़ें वायरल हो गई। हिस्ट्री सीट खोलने के बाद उन्होंने मुझे 107-16 में प्रतिबंधित किया, शांति भंग में, और इसके बाद में ठीक 2 दिन बाद मुझे 111 लगाया। 111 होता है मिनी गुंडा एक्ट, उसमें मुझे पाबंदित किया। और जो भाषा लिखी उस नोटिस में वो प्रिंटेड फार्म था, 9 नक्षत्र प्रेस बांदा में छपा हुआ है। और आपको बताऊं कि पूरे चुनाव में 22,000 लोगों को 107-16 में शांति भंग और 11,000 लोगों को 111 में मिनी गुंडा एक्ट में पाबंद किया गया। मतलब इतने लोगों से बांदा को और प्रशासन को और सरकार को खतरा है। हाई कोर्ट में भी आपकी पिछले हफ्ते डेट लगी थी, अब अगली डेट 9 मई लगी है। तो अश्विनी कुमार मिश्रा की बेंच थी, डिवीजन बेंच, उन्होंने इनसे काउंटर मांगा है। तो उसमें हमने होम सेक्रेटरी को, SP को और नगर कोतवाल को, चूँकि नगर कोतवाल की आख्या पे ही वो 111, 107-16 और हिस्ट्री सीट की कार्रवाई की गई थी। तो कोतवाल ने लिखा कि मैं पुलिस की निगाह से बचकर पुलिस के नाम पर दलाली करता हूँ, उस पैसे से भरण पोषण करता हूँ, प्रशासन की, सरकार की छवि धूमिल करता हूँ, इसकी निगरानी के लिए मेरी हिस्ट्री सीट खोली गई है। तो जब ये चीज़ें मैंने पढ़ी तो उसको मैंने मीडिया को नहीं दिया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम चाह के भी नहीं एक्सपोज कर सकते हैं। तो मैंने फिर उस आख्या को लगा करके हाई कोर्ट में लगाया और फिर इनको वहाँ पे ये हुआ कि अब इनसे लड़ाई वहीं लड़ी जाएगी। इस तरह से मेरा मेंटली, इकोनॉमिकली और सोशली तीनों तरीके से मुझे हैरेसमेंट किया गया। इस चुनाव में मैंने वोट नहीं डाला। फिर मैंने उस चीज़ को लिखा भी सोशल मीडिया में कि भाई अब मुझे हिस्ट्री सीटर बना दिया गया है, तो हिस्ट्री सीटर चूँकि अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, अब मैं अगर किसी को वोट करूँगा तो अपराधी को चुनूंगा ना, अच्छे को तो नहीं चुनूंगा। जिस आदमी ने 12 साल इस समाज को दिया, उसके पहले सरकारी नौकरी में रहा और तमाम मंचों पे मुझे मेरे कामों को सराहा गया अलग अलग तरीक़ों से, उसको आपने बिना जांचे परखे ये लिख दिया कि वो हिस्ट्री सीटर है। जहाँ पर हम देख रहे हैं इतने सालों से आप काम कर रहे हैं अधिकारों के लिए, दूसरे लोगों के हक के लिए, समाज के हक के लिए, लेकिन आप खुद में अपनी लड़ाई को इतनी ज़्यादा कसम और आपको ही इस तरह की चुनौतियाँ झेलनी पड़ रही हैं, तो फिर और व्यक्तियों का क्या होगा? उसके बारे में आप क्या सोच है, क्या कहना चाहेंगे? अब हमारे साथ में मुट्ठी भर लोग निकल के आए, क्योंकि प्रशासन का जो रवैया है, बांदा के इतिहास में इतना गंदा प्रशासन कभी नहीं बैठा। तो प्रशासन के रवैये से समाज में भी खौफ कि अगर हम आएंगे, हम साथ देते हैं तो हमको ना टारगेट किया जाए। तो वही बंदे निकल के आए हिम्मत बांध के जो थोड़ा बहुत राजनीतिक रूप से सक्षम थे या सोशली सक्षम थे, लेकिन अंततोगत्ता इकोनॉमिकली और मेंटली फेस किसको करना था? मुझे अकेले करना है या उस बंदे को करना है जो लड़ेगा? आज स्थिति ये है कि हम छोटी सी जनहित याचिका भी दाखिल करने जाते हैं तो 55,000 रुपये फीस है। इस वाले केस को मैं लेके गया, अपने वाले हिस्ट्री सीट वाले मामले को, कैमरे के सामने बैठा हूँ और ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि 1 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लिया। तो ये स्थितियाँ हैं, और वो 1 लाख रुपए आशीष कहाँ से लाएंगे? प्रशासन को तो लग रहा है कि मैं दलाली करता हूँ, मैं रंगदारी करता हूँ, मैं बस इसलिए मेरे पास अनाप पैसा होगा, लेकिन वो 1 लाख रुपए कैसे मैंने जुटाया है ये मैं जानता हूँ। ऐसी स्थिति में ये जो हौसला है, ये जो लड़ाई है, उसको किस तरह से आप लाते हैं और कैसे जुटा पाते हैं? कभी ये लगता नहीं है कि अरे छोड़ देना चाहिए, बहुत दिन हो गए? मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को हो जाता है। अब ऐसा है ना कि हम कैमरे के सामने बैठे हैं, अभी हम रोने लगेंगे
बोलते बोलते, तो आदमी को लगेगा यार ये तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है कैमरे के सामने। तो रोना किसी चीज़ का समाधान नहीं होता है, लेकिन एक बेसिक सी चीज़ है कि आप जब इस रास्ते को चुनते हैं तो आपको समाज से भी लड़ना है, प्रशासन से भी लड़ना है और अपने परिवार से भी लड़ना है। तो मेरे साथ तीनों स्थितियाँ हैं। आज की स्थिति में सिर्फ मैं और मेरी माँ मेरे साथ हैं। बस ये है कि समाज बोलना सीख जाए, और जिस तरह का वातावरण बन गया है चारों तरफ, अब तो आप ये मान लीजिए कि आपने कुछ बोला नहीं कि आपके ऊपर 3 चीज़ें तो बिल्कुल जनरल हैं। आप नकारात्मक हैं, आप देशद्रोही हैं, आप व्यवस्था के खिलाफ हैं। बस चीज़ें हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं थमेंगी तो इस देश में लड़ने वाले लोगों की दुर्गति बहुत बुरी होने वाली है। आपको क्या लगता है कुछ बदलाव होने वाला है या होगा भी? क्योंकि आप इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई एक अलग बात है कि बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन आप इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें कुछ लगता है कि फर्क होगा? और दूसरा सवाल है, जो आपका केस चल रहा है उसको लेकर के क्या उम्मीदें हैं जो कोर्ट में चल गया है? मुझे हाई कोर्ट जाने का कोई शौक़ नहीं था, और हाई कोर्ट अब तब गया हूँ जब देखा कि प्रशासन ने और सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी। तो वहाँ पे न्याय होगा, और यकीनन होगा, क्योंकि अगर न्याय व्यवस्था में न्याय नहीं होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। न्याय होगा और उसमें कहीं ना कहीं अच्छी कार्रवाई होगी। वो एक मैसेज होगा कि किसी पत्रकार या किसी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ दोबारा कोई एसपी या कोतवाल ऐसा ना करे। दूसरी बात ये कि रही बात बदलाव की, तो बदलाव तो देखिए ऐसा है कि अगर बदलाव नहीं होता तो आशीष 12 साल टिके भी नहीं होते। बदलाव तो हुआ है, जो 12 साल पहले का परिदृश्य था वो नहीं है। पहले लोग नहीं समझते थे, जब इस तरह की बात हम करते थे, पर्यावरण की बात करते थे या जंगल की उस तरह की बात करते थे, किसान की बात करते थे या ह्यूमन राइट्स की बात करते थे। अब लोगों को ये चीज़ें समझ आने लगी हैं, लेकिन हाँ, खुल के इसलिए प्रतिरोध नहीं करते हैं क्योंकि उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन व्यक्तियों से लड़ना इतना आसान नहीं है। जिस तरह का एक माहौल खड़ा कर दिया गया है कि हर आवाज़ को बंद करने की साजिश, या बोलिए नहीं, तो उससे ज़रूर बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और है क्या कि हम जैसे या आप जैसे कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो लड़ने का साहस कर रहे हैं या लड़ना चाह रहे हैं। बाकी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो बिल्कुल साइलेंट हो चुका है। सामूहिक लड़ाइयाँ हैं, तो अगर समाज साथ देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देगा तो आप भी अकेले लड़ रही हैं, चंद्रशेखर भगत सिंह जैसे लोग भी अकेले लड़े थे, हम जैसे लोग भी अकेले लड़ेंगे। तो उम्र है, उम्र तो जीवन को हर आदमी अपने तरीके से अपनी शर्तों पे जीता है। तो ये हमने हमारी शर्तें हैं कि हम कैसे जी रहे हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।